दृष्टि आईएएस के इस रिकैप प्रोग्राम में आपका स्वागत है। साल 2022 खत्म होने वाला है, इसीलिए आज इस वीडियो के जरिए हम 2022 की जरूरी आर्थिक घटनाओं पर बात करेंगे। साल 2022 की शुरुआत टेलीकॉम सेक्टर की एक बड़ी खबर से हुई, जिसके तहत एक लंबी लड़ाई के बाद अंततः दूरसंचार कंपनियों ने समायोजित सकल राजस्व यानी एजीआर पर देय ब्याज को इक्विटी में बदलने के सरकारी प्रस्ताव का चयन कर लिया। असल में 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने दूरसंचार विभाग की उस अधिसूचना की वैधता को बरकरार रखा था, जिसमें दूरसंचार विभाग ने गैर दूरसंचार राजस्व को भी एजीआर की परिभाषा में शामिल करने की बात की थी। मगर टेलीकॉम सेक्टर हमेशा से ही इसका विरोध करता रहा है, क्योंकि इस अधिसूचना की वजह से कंपनियों को अतिरिक्त 1.4 करोड़ रुपए की राशि चुकानी पड़ती। यहाँ एजीआर का मतलब उस राजस्व धनराशि से है जिसे लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम शुल्क की गणना के लिए प्रयोग किया जाता है। अब जाहिर सी बात है कि अगर एजीआर ज़्यादा होगा तो कंपनियों को ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, जबकि उन कंपनियों की माली हालत पहले से ही खराब थी। इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने इन कंपनियों को दो विकल्प दिए थे, या तो वो पूरे ब्याज का भुगतान करती या फिर केंद्र सरकार को उसी मूल्य की इक्विटी जारी कर दी जाती। इसी में कुछ कंपनियों ने पहला विकल्प चुना, जबकि कुछ कंपनियों ने दूसरा। इसी बीच खबर यह भी आई कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ बैंकों की डोमेस्टिक सिस्टमैटिक इम्पॉर्टेंट बैंक की मान्यता को बरकरार रखा है। ये वो बैंक थे जिन्हें टू बिग टू फेल माना गया। सरल शब्दों में कहें तो ये ऐसे बैंक हैं जिनके फेल होने पर देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। इन बैंकों में भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक शामिल हैं। नियमों के मुताबिक जिन बैंकों की कुल संपत्ति देश की कुल जीडीपी के 2% से अधिक हो जाती है, उन्हें इस प्रकार की मान्यता प्रदान की जाती है। हमारी अगली खबर राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम यानी एनएलएमसी से जुड़ी हुई है, जिसे हाल ही में सरकारी संस्थाओं की खाली पड़ी भूमि और अनावश्यक संपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए स्थापित किया गया है, ताकि सरकार को राजस्व का एक अतिरिक्त स्रोत मिल सके और इस राजस्व के जरिए और अधिक संपत्ति का निर्माण किया जा सके। इसकी वजह से आगे चलकर देश में अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण भी हो सकेगा। अगली खबर देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर सामने आई, जहां पड़ोसी देश नेपाल भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। अब आपको याद होगा कि भारत में यूपीआई को साल 2016 में लॉन्च किया गया था, और यह प्रणाली आम लोगों को तुरंत भुगतान की सुविधा प्रदान करती है और इसे सार्वजनिक अवकाश के साथ साथ किसी भी दिन 24 घंटे प्रयोग किया जा सकता है। आगे बात करते हैं वाटर टैक्सी की। इसी साल खबर ये भी आई कि देश में पहली बार मुंबई से नवी मुंबई तक वाटर टैक्सी की शुरुआत की गई। ये वाटर टैक्सी यात्रियों को आरामदायक परिवहन का एक बेहतर विकल्प प्रदान करेगी, जिससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि इससे पर्यावरण को होने वाले नुकसान को भी कम किया जा सकेगा। अगली खबर मार्च महीने की है, जब सरकार की फ्लैगशिप सागरमाला परियोजना ने अपने 7 वर्ष पूरे कर लिए। इस परियोजना को कैबिनेट ने साल 2015 में मंजूरी दी थी, जिसके तहत भारत की तकरीबन 7,516 किलोमीटर लंबी तटरेखा के साथ साथ समग्र बंदरगाह अवसंरचना के विकास पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही इसमें आधुनिकीकरण, मशीनीकरण और कंप्यूटरीकरण जैसी धारणाओं को भी प्रयोग में लाया जा रहा है। सरकार के मुताबिक यदि इस परियोजना को सही ढंग से लागू किया जाता है तो साल 2025 तक भारत के निर्यात को $110 बिलियन तक बढ़ाया जा सकता है, और साथ ही इसकी वजह से तकरीबन 10 मिलियन नई नौकरियों का भी निर्माण होगा। तो जाहिर सी बात है, ये परियोजना देश के लिए, खासतौर पर देश के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको याद होगा कि भारत सरकार ने साल 2017 में जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर को लॉन्च किया था, और जीएसटी प्रणाली में कर दरों का निर्धारण करने और इससे जुड़े तमाम अन्य निर्णय लेने के लिए जीएसटी परिषद का भी गठन किया गया था। अब हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक हालिया निर्णय में स्पष्ट किया है कि जीएसटी परिषद की तमाम सिफारिशें केंद्र और राज्य सरकारों के लिए बाध्यकारी नहीं है, यानी सरकारों के लिए इन सिफारिशों को मानना जरूरी नहीं है। इस निर्णय का सीधा सा अर्थ होगा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें जीएसटी परिषद द्वारा तय की गई दरों को मानने से इनकार कर सकती हैं और कानून बनाकर जीएसटी के लिए अलग अलग दर निर्धारित की जा सकती हैं।
वहीं कई जानकारों ने इस विषय को लेकर चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि जब अलग अलग राज्यों में अलग अलग दर निर्धारित की जाएंगी तो इसकी वजह से देश भर में जीएसटी प्रणाली और जीएसटी मूल्यांकन और भी जटिल हो जाएगा। हालांकि यहाँ सबसे विशेष बात यह है कि जीएसटी परिषद में केंद्र और राज्यों के प्रतिनिधि या मंत्री शामिल होते हैं, जिसकी वजह से इसमें कोई भी निर्णय केंद्र और राज्य सरकारों की सहमति से लिया जाता है। ऐसे में ये उम्मीद की जा सकती है कि सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय का कोई विशेष प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा इसी वर्ष जीएसटी प्रणाली ने अपने 5 वर्ष भी पूरे कर लिए। आगे बात करते हैं भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की। तो इस साल जब वाणिज्यिक मंत्रालय ने इस संबंध में अपने आंकड़े जारी किए तो पता चला कि साल 2021-22 में चीन को पछाड़ते हुए अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मामले में चीन दूसरे स्थान पर रहा, जबकि संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और इराक क्रमशः तीसरे, चौथे और 5वें स्थान पर रहे। साल 2021-22 में अमेरिका और भारत के बीच तकरीबन 119.42 अरब डॉलर का व्यापार हुआ, जो कि 2020-21-22 में लगभग 80.51 अरब डॉलर पर मौजूद था। वहीं ऐसी ही एक खबर देश के चीनी उद्योग से भी आई, जहां तकरीबन 5 वर्ष के अंतराल के बाद आखिरकार उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ते हुए महाराष्ट्र एक बार फिर देश में सबसे ज्यादा चीनी उत्पादन करने वाला राज्य बन गया। दरअसल उत्तर प्रदेश में कम चीनी उत्पादन की एक वजह यह भी है कि वहां सरकार द्वारा गन्ने का प्रयोग मुख्य तौर पर एथेनॉल के उत्पादन में किया जा रहा है, जिसकी वजह से चीनी के उत्पादन में कुछ कमी देखने को मिली। आपको बता दें कि भारत में चीनी उद्योग को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ये देश के तकरीबन 50 मिलियन किसानों को आजीविका का साधन प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं और नीति आयोग की एक रिपोर्ट पर बात करते हैं। तो भारत में गिग इकोनॉमी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए बीते दिनों नीति आयोग ने इस संबंध में एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि साल 2029-30 तक भारत की गिग इकोनॉमी में तकरीबन 23.5 मिलियन श्रमिकों के जुड़ने की उम्मीद की जा सकती है। रिपोर्ट में कहा गया कि वैसे तो गिग इकोनॉमी का मॉडल देश के लगभग सभी क्षेत्रों में उभर रहा है, मगर इसमें भी कुल 47% लोग केवल मध्यम स्तर के कौशल वाले कामों से जुड़े हुए हैं। गिग वर्कर्स की बात करें तो ये वो लोग होते हैं जो पारंपरिक नियोक्ता कर्मचारी व्यवस्था से बाहर रहकर अपनी आजीविका कमाते हैं। मोटे तौर पर इसमें ओला, उबर, स्विगी जैसी कंपनियों के साथ काम कर रहे लोगों या फिर फ्रीलांस आदि पर काम करने वाले लोगों को शामिल किया जा सकता है। अब क्योंकि गिग इकोनॉमी का मॉडल तुलनात्मक रूप से एक नया मॉडल है, जिसकी वजह से देश में इसके लिए कोई स्थापित कानून मौजूद नहीं है, जो कि इस संबंध में एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। क्योंकि कानूनों के अभाव में वर्कर्स को रोजगार असुरक्षा, अनियमित वेतन, कार्यस्थल सुरक्षा के अभाव से गुजरना पड़ता है, जो कि इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है। ऐसे में इन तमाम चुनौतियों को संबोधित करके सरकार गिग इकोनॉमी को देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पिलर बना सकती है। अब आपने देखा होगा कि हर साल बैंकों में प्रारंभिक पदों पर भर्ती के लिए पोस्ट निकलते हैं, मगर क्या आप जानते हैं कि सार्वजनिक बैंकों में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति के लिए सरकार द्वारा एक बोर्ड गठित किया गया था, जिसे बैंक बोर्ड ब्यूरो के नाम से जाना जाता था। मगर इसी साल कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने बैंक बोर्ड ब्यूरो के स्थान पर वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो की स्थापना के लिए एक सरकारी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जो न केवल बैंकों में निदेशक और गैर कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति करेगा, बल्कि सरकारी बीमा कंपनियों को भी इसके दायरे में शामिल किया गया है। साथ ही ये संस्थान सरकारी वित्तीय संस्थानों में कर्मचारी प्रबंधन से जुड़े तमाम मामलों पर भी सरकार को सुझाव देगा, जिससे इन संस्थानों की कार्य कुशलता में सुधार किया जा सकेगा। अब नए संस्थान को बनाने की आवश्यकता पर बात करें तो स्थापना के बाद से बैंक बोर्ड ब्यूरो पर यह आरोप लगते रहे हैं कि वह बड़े पदों पर नियुक्ति के लिए काफ़ी अधिक समय लेता है, जिसका नुकसान सरकारी बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को झेलना पड़ता है, क्योंकि इससे उनका कामकाज प्रभावित होता है। इसके अलावा बीते वर्ष दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एक निर्णय में बैंक बोर्ड ब्यूरो की शक्तियों को भी सीमित कर दिया था। इन्हीं तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा एक नए बोर्ड का गठन किया गया है। आगे बढ़ें तो इस साल सेबी यानी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने पर्यावरण और सतत वित्तपोषण को ध्यान में रखते हुए ब्लू बॉन्ड की धारणा पेश की। यह अपनी तरह का एक विशेष वित्तीय इंस्ट्रूमेंट होगा, जिसके जरिए
स्वच्छ और स्वस्थ महासागरों के साथ साथ ब्लू इकोनॉमी में निवेश को और अधिक बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। ब्लू इकोनॉमी की बात करें तो इसका मतलब आर्थिक विकास, बेहतर आजीविका और नौकरियों के लिए समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग करने से होता है। इस तरह से ब्लू बॉन्ड समुद्री संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए निजी क्षेत्र की पूंजी जुटाने का एक अवसर प्रदान करेगा। जानकारों के मुताबिक भारत में ब्लू बॉन्ड की धारणा को समुद्री संसाधन खनन, सतत मत्स्य पालन, अपतटीय पवन ऊर्जा आदि क्षेत्रों में प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा इस साल मून लाइटनिंग की धारणा भी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित रही। दरअसल इस वर्ष उद्योग जगत की कई दिग्गज हस्तियों ने भारत में बढ़ते मून लाइटनिंग कल्चर को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर की। वहीं इसकी वजह से विप्रो और इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनियों के कर्मचारियों को अपनी नौकरी भी गंवानी पड़ी। सरल शब्दों में समझने की कोशिश करें तो यदि आप अपने नियमित कार्यघंटों के बाद अतिरिक्त पैसे कमाने के लिए कोई दूसरा काम करते हैं तो इस तरह के कल्चर को समग्र तौर पर मून लाइटनिंग कहा जाता है। असल में इस तरह की धारणा की शुरुआत अमेरिका से हुई थी, जहां आम लोगों ने कुछ अतिरिक्त पैसा कमाने के लिए अपनी नियमित 9 to 5 जॉब के अलावा एक दूसरी नौकरी या कुछ अलग काम करना शुरू किया था। मूनलाइटनिंग कल्चर पर अक्सर ये आरोप लगते रहे हैं कि इसकी वजह से अपनी रेगुलर जॉब में लोगों की उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, जिसका नुकसान अंततः कंपनी को झेलना पड़ता है। यही वजह है कि कई कंपनियां इस तरह की धारणा के खिलाफ अपनी चिंताएं जाहिर करती रही हैं। इसी बीच रिजर्व बैंक ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में 1 अक्टूबर 2022 से भारत में कार्ड टोकनाइजेशन को पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया। अब आप पूछ सकते हैं कि यहाँ टोकनाइजेशन का क्या मतलब है। तो टोकनाइजेशन का अर्थ किसी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स को, विवरण को टोकन नामक एक वैकल्पिक कोड में बदलने की प्रक्रिया से है। दरअसल पहले ये देखा जाता था कि कई ऑनलाइन कंपनियां अपने ग्राहकों के डेबिट और क्रेडिट कार्ड का संवेदनशील डेटा अपने डेटाबेस में सेव करती थी। ऐसे में कंपनियों के डेटाबेस हैक हो जाने की स्थिति में ग्राहकों के महत्वपूर्ण डेटा के लीक हो जाने का खतरा था। और पिछले कुछ वर्षों में हमें इस तरह की कई घटनाएं भी देखने को मिली थी। और इसी वजह से अब रिजर्व बैंक द्वारा ग्राहकों के हितों को सुरक्षित करने के लिए टोकनाइजेशन की धारणा को पेश किया गया है। हमारी अगली खबर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को लेकर है, जिसको लेकर इस साल आरबीआई ने एक पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की और इससे जुड़ा एक कॉन्सेप्ट नोट भी जारी किया गया। सीबीडीसी को हम किसी देश की कागजी मुद्रा या फिएट मुद्रा के डिजिटल रूप के तौर पर देख सकते हैं। यानी आरबीआई यदि इस तरह की करेंसी जारी करता है तो उसे रुपए का डिजिटल रूप या फिर ई रुपया कहा जाएगा। इस तरह की करेंसी की सबसे विशेष बात यह होती है कि ये किसी भी संस्थान द्वारा संचालित न होने वाली क्रिप्टो करेंसी के विपरीत देश के केंद्रीय बैंक द्वारा संचालित की जाती है। आरबीआई का मानना है कि इस तरह की धारणा के जरिए कागजी मुद्रा को छापने और उसके रखरखाव में आने वाले खर्चों को कम किया जा सकेगा। यानी इससे आरबीआई की ऑपरेशनल लागत में कुछ कमी आएगी और साथ ही इसकी वजह से भारतीय नागरिकों को क्रिप्टो करेंसी में मौजूद अनिश्चितताओं से भी बचाया जा सकेगा। अब अंत में इस साल आर्थिक जगत से जुड़ी सबसे बड़ी खबर यानी अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं। साल 2022 के लिए अमेरिका के 3 अर्थशास्त्रियों को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इन्हें ये पुरस्कार मुख्य तौर पर देश की अर्थव्यवस्था में बैंकिंग क्षेत्र के योगदान को समझने के लिए दिया गया। इन 3 अर्थशास्त्रियों में बेन एस बर्नानके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायबोविक शामिल हैं। इन अर्थशास्त्रियों ने अपनी रिसर्च में बताया कि यदि बैंकों को सही ढंग से विनियमित नहीं किया जाता है तो यह किस तरह से एक देश में एक बड़े आर्थिक संकट को जन्म दे सकता है। बेन एस बर्नानके ने 1930 के दशक में अमेरिका में आई मंदी का उदाहरण पेश करते हुए बताया कि इस मंदी में अमेरिकी बैंक मंदी की वजह से विफल नहीं हुए थे, बल्कि बैंकों की असफलता ने अंततः एक व्यापक मंदी को जन्म दिया था। यानी बैंकों का असफल होना मंदी का परिणाम नहीं था, बल्कि यह मंदी का कारण था। वहीं डायमंड और डायबोविक दोनों ने सैद्धांतिक मॉडल विकसित करके ये बताया कि समाज के विकास में बैंकों की उपस्थिति क्यों आवश्यक है और बैंक किस तरह से उसी समाज में अफवाहों के प्रति संवेदनशील होते हैं। ये थी वो कुछ अहम खबरें जिनके जरिए आप मोटे तौर पर साल 2022 के पूरे आर्थिक परिदृश्य को समझ सकते हैं। आपको हमारी ये कोशिश कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।